एक विशाल उल्कापिंड के धरती से टकराने के बाद डायनासोर तो विलुप्त हो गए, पर उसके बाद भी मेगलोडॉन शार्क महासागरों में घूमती रही, सबको डराती और चबाती रही, सबके टुकड़े करके उन्हें खाती रही। हम जानते हैं कि ये धरती पर अब तक की सबसे खतरनाक और सबसे बड़ी शिकारी थी, साथ ही ये सबसे बड़ी शार्क भी थी। इसकी बादशाहत सभी समुद्रों में चलती थी। ये समुद्र के ज्यादातर हिस्सों के बीच में खुलेआम तैरती थी, मगर उसके बाद करीब 25 लाख साल पहले इस प्रजाति की आखिरी मेगलोडॉन शार्क भी धरती से हमेशा के लिए विलुप्त हो गई। आधुनिक पुरातत्वविदों को बस उसके बड़े दांतों के अवशेष ही मिले, और हो सकता है कि इसकी वजह ग्रेट व्हाइट शार्क रही हो। मेगलोडॉन शार्क का वर्णन आमतौर से इसी समुद्री जानवर के एक विशालकाय प्रारूप के तौर पर किया जाता है। लोगों के मन में ये एक आम गलतफहमी इसलिए बन गई है क्योंकि ऐसा मान लिया गया है कि इन जीवों का आपस में एक संबंध है। असल में मेगलोडॉन शार्क आज की आधुनिक बुल शार्क की तरह ज्यादा दिखती थी। उनकी एक छोटी थूथनी वाली नाक, एक सपाट निचला जबड़ा और लंबे और बड़े पेक्टोरल फिन्स या गलफड़े होते थे, जो इसे अपने भारी वजन का संतुलन बनाने में सहारा देते थे। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आज की ग्रेट व्हाइट शार्क के पूर्वज मेगलोडॉन शार्क के जमाने में भी मौजूद थे। मगर बड़े आकार के साथ जल्दी तैरना भी आसान नहीं होता। हालांकि मेगलोडॉन शार्क विशालकाय और ताकतवर तो थी, पर वो छोटी और तेज तैरने वाली ग्रेट व्हाइट शार्कों जैसी फुर्तीली नहीं थी। शोधकर्ताओं का मानना है कि ग्रेट व्हाइट शार्कों और मेगलोडॉन शार्कों के बीच भोजन के लिए होड़ लगती थी, और ग्रेट व्हाइट शार्क अपनी फुर्ती की वजह से अक्सर शिकार को खाने के मामले में उनसे ज्यादा तेज होती थी। वे खुले तौर पर तो मेगलोडॉन शार्क से सीधा मुकाबला नहीं कर सकती थी, पर वे उनका खाना बड़ी तेजी से चुराकर खा लेती थी। तो मेगलोडॉन शार्क के पास खाने के लिए बस व्हेल मछलियां ही बची थीं, और आकार में तो वे भी उनके जैसी ही बड़ी समुद्री जानवर थीं। वयस्क मेगलोडॉन शार्क तो व्हेल मछलियों का शिकार आसानी से कर लेती थीं, पर उनके बच्चे व्हेलों के सामने अपने माता पिता की तुलना में बहुत छोटे और उनसे ज्यादा कमजोर थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि बाकी शार्क मछलियां इस बात का फायदा उठा सकती थीं। अक्सर मेगलोडॉन शार्क के बच्चों को ग्रेट व्हाइट शार्क, बुल शार्क और टाइगर शार्क खा जाती थीं, और एक ग्रेट व्हाइट शार्क तो करीब 20 फीट लंबी हो सकती है, जबकि मेगलोडॉन शार्क का बच्चा आमतौर से इससे दोगुने छोटे आकार का होता था। तो उसे खा जाना ग्रेट व्हाइट शार्क के लिए बहुत ही आसान था। हालांकि छोटी वयस्क शार्कों और युवा मेगलोडॉन शार्कों के बीच कोई खुला टकराव नहीं होता था, पर तब भी मेगलोडॉन शार्क के बच्चे वयस्क होने तक अपने लिए अकेले भोजन ढूंढ पाने में समर्थ नहीं हो पाते थे। बाकी शार्कों की आबादी बढ़ रही थी और उनमें खाने के लिए आपस में और बाकी मेगलोडॉन शार्कों से होड़ मचती थी। अब क्योंकि बाकी ग्रेट व्हाइट शार्कों और दूसरी शार्कों की आबादी उनसे ज्यादा थी, तो मेगलोडॉन शार्कों के बच्चों के लिए खाना बहुत कम बचता था, लिहाजा वे बेचारे भूखे मर जाते थे। पर मेगलोडॉन शार्क का वजूद खत्म करने के लिए बस यही एक वजह काफी नहीं थी। उनके पसंदीदा आहार व्हेल मछलियों ने धरती की बदलती परिस्थितियों से तालमेल बैठाकर खुद को उनके अनुसार ढालना शुरू कर दिया था। मेगलोडॉन शार्क को गुनगुने पानी में रहना पसंद था, और इसलिए ये उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के समुद्री जल में भरपूर मात्रा में पाई जाती थीं। करीब 2 करोड़ साल पहले जब ये पहली बार अस्तित्व में आई थीं, तब पृथ्वी की जलवायु काफी सुहावनी थी। जमीन और समुद्र दोनों में ही आमतौर पर हल्की गर्माहट बनी रहती थी, और इसलिए मेगलोडॉन शार्क अपनी मर्जी के मुताबिक चाहे जहां तैर सकती थी और जो पसंद आए वो खा सकती थी। हालांकि जैसे जैसे साल गुजरते गए, वैसे वैसे जलवायु भी बदलती गई। ध्रुवों के पास का इलाका बेहद ठंडा हो गया, और बहुत सारे समुद्री जानवरों और मछलियों को इस तापमान परिवर्तन के साथ तालमेल बैठाकर खुद को इसके मुताबिक बदलना पड़ा। लेकिन मेगलोडॉन शार्क ऐसा नहीं कर पाई। उनको अभी गुनगुने पानी में ही रहना पसंद था, तो वे वहीं रहीं जहां उनको आरामदेह वातावरण मिला, जबकि वो इलाका सिकुड़कर छोटा होता जा रहा था। उनको ये एहसास ही नहीं हुआ कि व्हेल ने खुद को ठंडे पानी में रहने के लिए तैयार कर लिया है। बड़े समुद्री स्तनधारी जीव आगे उत्तर दिशा की तरफ चले गए, और इससे मेगलोडॉन शार्कों को भोजन मिलना ही बंद हो गया।